जी बेटे, एक बात जहन में रखें, आपने ऐसे घुट घुट के नहीं बैठना, ठीक है? घुट घुट के नहीं बैठना, आपने डिसिप्लिन कायम रखना है, शोर नहीं करना, आपस में बातें नहीं, लेकिन घुट घुट के नहीं बैठना। आपने ऐसे समझना है कि आप घर में मौजूद हैं या आप किसी सिनेमा में मौजूद हैं जहां पे आप कोई मूवी देखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, ठीक है? ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को ऐसे बिठाओ कि सांस सुक्का बैठा हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं है। तो यू मस्ट एंजॉय और आप इसमें शामिल हों। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है कि बच्चे को साथ इंटरेक्शन में लें कि वो किस तरह। तो मेरी जो स्टडी, मेरी जो टीचिंग का स्टाइल है वो इंटरेक्टिव है कि मैं आपको साथ लेके चलूंगा। और याद रखें, बहुत सारी बातें हैं जो सारी जिंदगी सीखने के बाद भी नहीं आ रही होती। तो आप तो भी बच्चे हैं, तो आपके मुंह में जो आए, लग़्व बातों के अलावा आप सारे जवाब दे सकते हैं, बेशक वो गलत ही क्यों ना हो। तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है और लाजमी देना है, चाहे वो गलत क्यों ना हो, ठीक है? चाहे गलत क्यों ना हो। चुपा के नहीं बैठना कि भी मैंने अगर पत्नी गलत बोल दिया तो साथ वाला मेरा सर ना उड़ा ले, ठीक है? तो परेशान नहीं होना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज फिजिक्स? कि फिजिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं? अभी तक आपकी क्या राय है फिजिक्स के बारे में? जी, कोई भी? हाँ जी बेटे, खड़े हो जाएं। आप अपना जो दिल में बातें आती हैं, आपके दिल में जो बातें हैं वो बता दो, ठीक है? फिजिक्स के हवाले से जो दिल में बातें हैं, स्कूल लेवल तक। जी हाँ जी, न्यूटन का बता। न्यूटन नीचे बैठा था और उसके ऊपर सेब गिरा और फिजिक्स आ गई, ठीक है? बैठे। और कोई? जी बेटे, फिजिक्स के बारे में बताएं, क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी बेटे, शाबाश। और शाबाश, क्लैपिंग कर दें। तो इन्होंने उर्दू में हमें बताया है कि फिजिक्स जो है वो मादा, एनर्जी और उनका बाहमी ताल्लुक को डिस्कस करती है, उसको फिजिक्स कहा जाता है, ठीक है? सही बताया ना इसने, शाबाश। ये बताएं, उर्दू मीडियम से कौन कौन पढ़ के आए हैं? उर्दू मीडियम से, ठीक है? आपको 1 साल लगेगा, क्योंकि अब आप इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन वो मसला भी हम हल कर देंगे, ठीक है? जी बेटे, और कोई? व्हाट इज फिजिक्स? जी बेटे, आप बताएं, अपने अंदाज में बताएं, जरूरी नहीं है किताबी बातें, जो दिल में आए। और कोई बेटे? शाबाश। हाँ जी, मैटर, एनर्जी और उनका आपस में इंटरेक्शन को फिजिक्स कहा जाता है। किसी और अंदाज में, मुझे क्रिएटिव लोग चाहिए यहां पे जो किसी और अंदाज में बताएं कि सर ये फिजिक्स है। जी बेटे, हाँ, इसका मतलब क्यों, ये चीज क्यों, ऐसे क्यों हुई, सवालात पैदा होना जहन में सवालात पैदा होना कि न्यूटन ने कहा कि सेब ऊपर क्यों गिरा। इसी तरह आप सोच सकते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द क्यों घूम रही है, ठीक है? चांद जमीन के गिर्द क्यों घूम रहा है, ठीक है? सूरज सुबह निकलता है और शाम को ढल जाता है, ऐसा क्यों है? तो सवालात का पैदा होना, मज़ाहिर फितरत में जो आपके इर्द गिर्द चीजें, वाकयात हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचो विचार करना, ये फिजिक्स है। नेचर के बारे में सोचो विचार करना, नेचर में, इन्वायरमेंट में, यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, स्पेस एंड टाइम में, मैटर है, एनर्जी है, इनसे रिलेटेड कोई भी फिनोमिनन हो रहा है, उसको देखना कैसे क्यों है, रेनबो क्यों बनती है, पंखा कैसे चलता है, लाइट कैसे निकलती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ग्लो कैसे कर रहा है बल्ब, ये सारी चीजें फिजिक्स कहलाती हैं, ठीक है? अच्छा, ये सिर्फ किताबी बातों की तरफ हमने नहीं रहना, रट्टी रटाई डेफिनेशंस की तरफ हमने चीजों को समझना है कि है क्या, फिर ही आप निकलेंगे। आज तक हम आगे नहीं निकल सके, उसकी बड़ी वजह यही है, ठीक है, कि हमने रट्टी रटाई डेफिनेशन के बाहर हमने सोचा ही नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं, आपको रट्टी रटाई चीजें भी हम बताएंगे, जो आपके पास बुक होगी वही चीज यहां होगी, उसको रटवाएंगे बार बार कि ये बेटा रट लें कि आपके नंबर पूरे आ जाएं 505/505, ठीक है, ताकि आप जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम करें, ठीक है? लेकिन साथ में फिजिक्स भी लर्न करें, सही है? तो व्हाट इज फिजिक्स का ये मेरा क्वेश्चन था, आपके जहनों में होना चाहिए कि फिजिक्स क्या, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, हु ऑफ यू लव्स फिजिक्स? आप में से कौन है जो फिजिक्स से मोहब्बत रखता है, वाकई वाली? ऐसे नहीं कि सर चूंकि आपके पास आ गए हैं और हम आपके सामने कहने के लिए तैयार खड़े हैं कि सर हमें फिजिक्स से मोहब्बत है। जी बेटे, तो आपने क्या सीखा उनसे फिजिक्स में? फिजिक्स में सर उन्होंने हमें हर चीज के बारे में आउट ऑफ, मतलब फिजिक्स एक स्टडी बुक होती है, बुक के अलावा उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया। क्या सीखा आपने? सर बेसिकली बहुत बातें सीखी उनसे, लाइफ गुजारने का तरीका भी सीखा, फिजिक्स के अलावा उन्होंने बहुत कुछ। लाइफ गुजारने का तरीका तो ठीक है, जरूर सीखेंगे, फिजिक्स बताएं आप।
अब ये नहीं हो सकता कि फिजिक्स का लेक्चर हो और इस्लामियात की बातें हो रही हो, ठीक है। सबसे बड़ा मसला पता है क्या है हमारा, हमारे मैच्योर माइंड्स होते हैं मैट्रिक एफएससी में। अब उस्ताद जो है ना वो आपको फिजिक्स से ज्यादा, फिजिक्स का उस्ताद है, फिजिक्स से ज्यादा इस्लाम की बातें बता रहा होता है। भाई वो इस्लामियत में का लेक्चर आएगा, वो इस्लामियत वाला बताएगा, हमें फिजिक्स बताएं ताकि फिजिक्स में हम आगे जाएं, कि पाकिस्तान में फिजिक्स में आगे जाने वाले लोग बहुत कम हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू है कि असातिज़ा ज्यादा बच्चों को अटैच करने के लिए, जब बड़े होते हैं बच्चे फिर उनको समझ आती है कि दरअसल अक्सर असातिज़ा हमें सिर्फ मोटिवेशन दे के अपने साथ अटैच जरूर करते हैं, लेकिन जो फिजिक्स थी उसको आगे किस तरह से लेके जाना था इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, उसके बारे में हमें गाइड कम किया जाता है, ठीक है। शाबाश, बैठ जाए जी बेटे। और कोई हु लव्स फिजिक्स, हु हेट्स फिजिक्स? सच्ची सच्ची दिल की बात है सर, मुझे नहीं अच्छी लगती थी भाई फिजिक्स जी। वजह क्या बनी बेटा? खड़े हो जाएं। कहां पढ़ते रहे? स्कूल में ही पढ़ते होते हैं बेटा। किस स्कूल में पढ़े हैं? कौन पढ़ाता था? ठीक है जी, आप बताएं, जल्दी करें, टाइम नहीं है जी। बेटे फिजिक्स से नफरत क्यों है जी? समझ नहीं आती, वजह क्या बनी? समझाने वाले में मसला था या आप में समझने वाले में? जी ओके जी, तो बैठ जाएं। अब हम देखते हैं यहां पे कि फिजिक्स से मोहब्बत करने वाले लोगों ने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे बुनियादी चीज जो मैं आपके लिए आज लाया हूं, जो फक्की जो आपका हाजमा सही करेगी, उसमें हमने ये देखना है इस दुनिया में जो बड़े बड़े साइंसदान थे, जो फिजिक्स दान थे, चंद एक, उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी और उनकी कामयाबी का राज क्या था और उसमें टीचर का किरदार भी क्या है, ठीक है। तो आइए कुछ कामयाब लोगों को देखते हैं। ये कौन है भाई? जी ये सर आइजैक न्यूटन है, ठीक है। आपको सुनकर हैरत होगी, सर आइजैक न्यूटन ने फिजिक्स के इश्क में सारी जिंदगी लैब में गुजार दी और शादी नहीं की। हमारे दौर में बुक्स में लिखा होता था, उनकी स्टोरीज भी मशहूर थी कि लैब में एक्सपेरिमेंट करना था, अपना अंडे को बॉयल करने का टाइम नोट करना था, तो पानी में घड़ी डाल दी और हाथ में अंडा पकड़े हुए हैं। अंडा पानी में डालना था और घड़ी हाथ में, उन्होंने घड़ी डाल दी पानी में और अंडा हाथ में। तो ये साइंटिस्ट का रिवाज रहा है और उन्होंने सारी जिंदगी लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने मैकेनिक्स के ऊपर आज जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, इनवर्स के लॉ है, इसी तरह मैकेनिक्स के जितने भी लॉज हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन है और न्यूटन के लॉज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके अलावा मैथमेटिक्स में कैलकुलस है, इसी तरह ऑप्टिक्स में बेतहाशा इन्होंने काम किया और आज दुनिया में उनके काम को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हम बेतहाशा कामयाब जा रहे हैं। तो ये इनका इश्क था फिजिक्स के अंदर, और मेरा कहने का मतलब भी यही है कि जब आप इश्क से किसी चीज के पीछे पड़ जाएं, आप उसमें कामयाब हो जाते हैं। जी बेटे, बिग बैंग बेटे, ये जो कायनात थी ये एक नुक्ता पे मरकूज थी। वो नुक्ता कितना था? बहुत छोटा, आप सोच भी नहीं सकते कितना छोटा। सुई की जो टिप है इतना नहीं है, उससे भी लाखों गुना छोटा एक नुक्ता पे ये कायनात मरकूज थी। फिर अल्लाह ताला ने इसको ब्लास्ट किया और वहां से फिर मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम बनी, और ये यूनिवर्स जो है फैलती जा रही है। और ये कुरान में भी है और इस पे यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स हैं बिग बैंग के हवाले से, पूरी सीरीज है, आप सुनेंगे आपको मजा आएगा, ठीक है। तो डॉक्टर जामनवी, तो बिग बैंग हुआ था और उसके बाद ये कायनात फैल रही है। तो कुरान और साइंस को मिला के मैंने उस पर एक्सप्लेन किया हुआ चीजों को, आप वो लेक्चर सुन सकते। अच्छा बेटे, यहां पे एक बड़ी मजे की बात लिखी हुई है, 1665 की बात है। ये न्यूटन की सदी थी, 1600 से 1700 तक ये न्यूटन की सदी थी। 1665 में प्लेग क्या होता है? ताउन की बीमारी जो फैल जाए, बैक्टीरियल बीमारी कोई, जिस तरह न्यूमोनिया फैल जाए, जिस तरह कोरोना फैला था। तो पेंडेमिक या एपिडेमिक, ज्यादा ये एपिडेमिक से कंसर्न्ड है। पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक था, पूरी दुनिया में फैल गया। एपिडेमिक होता है कि किसी एक कम्युनिटी में, एक मुल्क में कोई बीमारी फैल जाए, ठीक है, उसको कहते हैं। तो 1665 में एपिडेमिक आया, ताउन फैला, बीमारी फैली और उसमें तमाम यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई। लेकिन न्यूटन साहब खसूसी इजाजत के साथ अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में काम करते रहे, ठीक है, काम करते रहे। उन्होंने कहा जी बीमारी फैलती है, फैले, मैंने अपना काम जारी रखना है। मैं एक छोटा सा फिजिसिस्ट हूं, पीएचडी डॉक्टर हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं जब 2020 में कोरोना था और
पूरी दुनिया ब्लॉक थी, कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटियां बंद थी, तो मैंने उसी 8-9 महीनों के अंदर यूनिवर्सिटी में स्पेशल लैब को खुलवा के वहां अपनी पीएचडी मुकम्मल की थी। तो ये एक जज्बा था, ये एक इश्क था। जब सारी दुनिया घरों को बैठी थी तो मैंने वीसी से स्पेशल गुजारिश करके, चेयरमैन से स्पेशल गुजारिश करके मैंने उन 8-9 महीनों के अंदर पीएचडी अपनी मुकम्मल की, और शायद वो कोरोना ना आता तो पीएचडी मेरी लेट हो जाती। तो इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बीमारियां कुछ नहीं करती, आपका जो जज्बा है वो जवान होना चाहिए, तो काम बीमारियों के अंदर भी हो जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि आप जितना जानते जाएं वो थोड़ा है। जब आप बहुत ज्यादा सीखते हैं तो मालूम होता है कि मैं जाहिल हूं अभी भी। जितना आप ज्यादा सीखेंगे आप कहेंगे कि मैं जाहिल हूं। कौन कहता है कि मैं बहुत बड़ा मौलम हूं? जो थोड़ा सा पढ़ता है वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, इल्म वाला हूं। ठीक है, जो ज्यादा पढ़ता जाता है उसको पता चलता है इल्म कितना वसी है। तो न्यूटन ने भी कुछ इसी तरह कहा, बट वी नो इज अ ड्रॉप। जो हम जानते हैं वो एक बारिश का कतरा है, जस्ट एक ड्रॉप है पानी का। बट वी डोंट नो इज एन ओशन, और जो हम नहीं जानते वो समंदर है। अब इतना बड़ा साइंटिस्ट जो कई फील्ड्स के अंदर माहिर था, वो कह रहा है कि जो मैं जानता हूं वो एक कतरा है पानी का, और जो मैं नहीं जानता वो अभी भी समंदर है, और बहुत सारा बच चुका है। मैरी क्यूरी, पियर क्यूरी, दो हस्बैंड वाइफ थे। मैरी क्यूरी दुनिया की वाहिद खातून है जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज लिया है, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। ठीक है, और वो इतनी ज्यादा अपनी लैब के अंदर रहती थी। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च की थी अपने हस्बैंड पियर क्यूरी के साथ और हेनरी बैकवेल के साथ, और फिर पोलोनियम और रेडियम दरियाफ्त किया था। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज उनको मिला। तो रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशंस के साथ खेलती थी वो लैब में, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये कैंसर कर देंगी मुझे। तो वो लैब में इतनी देर रहती थी और इतने साल रही कि वही रेडिएशंस उसके लिए कैंसर का सबब बनी, और वो कैंसर में वफात पा गई। ठीक है, लेकिन अपना जो इश्क था फिजिक्स के साथ और अपनी सब्जेक्ट के साथ और अपनी फील्ड के साथ वो खत्म नहीं हुआ। ये कौन है जानते हैं? स्टीफन हॉकिंग। कौन था भाई स्टीफन हॉकिंग? क्या जानते हैं आप स्टीफन हॉकिंग के बारे में? जी बेटे, ब्लैक होल के बारे में बताया हुआ तो पहले भी था, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन किया कि उससे हॉकिंग रेडिएशंस जो हैं एमिट आउट हो रही हैं, या ब्लैक होल जो है वो किस तरह से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जी, स्टीफन के बारे में और कौन जानता है? तो स्टीफन हॉकिंग जो है 2018 में इनकी डेथ हुई है। मौजूदा साइंसदानों में जो अभी मरे हैं या अभी मौजूद हैं उनमें से टॉप के साइंसदान हैं, और जो पिछले गुजर गए हैं एक सदी में उनके अंदर भी आप कह सकते हैं कि इनका जो शुमार है वो टॉप के साइंटिस्ट में आता है। इन्होंने आपकी जो खला है, स्पेस है, उसको एक्सप्लेन किया, और इनकी मशहूर जमाना बुक है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो बहुत मशहूर है और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब रही है किसी एक साल में। इसके अलावा ब्लैक होल्स के बारे में बताया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया। लेकिन ये चीजें बहुत सारे साइंटिस्ट ने हासिल की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप शदीद बीमार हो फिर भी आप दुनिया में अपना नाम पैदा करते रहें, यह सबसे अहम चीज है। स्टीफन हॉकिंग डाइज ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज। ये डिजीज उनको लाक थी, और इस डिजीज में वो 50 साल तक इस डिजीज में मुब्तला रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, और इन्हीं 50 सालों में वो अजीम साइंसदान बनते गए। फुल स्टीफन विलियम हॉकिंग, उनका फुल नेम स्टीफन विलियम हॉकिंग था। बॉर्न जनवरी 8, 1942 में ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए। 1942 में ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए इंग्लैंड में। डाइट मार्च 2018, और 2018 में फौत हो गए कैम्ब्रिज के इलाके में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जहां पे है। और इसी तरह पैदा कहां हुए थे? जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये दोनों, उस इलाके में ये पैदा हुए थे। अच्छा जी, इंग्लिश थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है। इंग्लिश में इंग्लैंड का थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। कुछ एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल, कुछ तजर्बे करते हैं और कुछ थ्योरी दिमाग से और फार्मूलों से फिजिक्स को अंडरस्टैंड करवाते हैं। तो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे हुज थ्योरी एक्सप्लोडिंग ब्लैक होल्स ड्रू अपॉन बोथ रिलेटिविटी थ्योरी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो उनका जो ब्लैक होल्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट था, उसने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी और क्वांटम मैकेनिक्स थी उनको जोड़ा था। He also worked with space time singularity, स्पेस की शक्ल कैसी है, स्पेस कब पैदा हुई, टाइम कब पैदा हुआ, बिग बैंग जब हुआ था, बिग बैंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें स्टीफन हॉकिंग ने एक्सप्लेन की थी। हॉकिंग स्टडीड फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड से उन्होंने बीए की 1962 में, एंड ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज पीएचडी 1966 में की। कैम्ब्रिज से ही वॉज सिलेक्टेड अ रिसर्च फेलो at Gonville and Caius College at Cambridge,
In the early 1960s, Hackett contracted amyotrophic lateral sclerosis or incurable degenerative neuromuscular disease. ये डिजीज उनको हो गई, कब की बात है ये? 1960s में। 1960s में उनको बहुत बड़ी बीमारी लाक हो गई जिसको मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, बायो कुछ ना कुछ आती होगी या सुनी हुई होगी कि हमारे जो ये मैं इस वक्त बाजू हिला रहा हूं, मैं इस वक्त बोल रहा हूं, जबान एक पट्टा है और मेरे बाजू को कंट्रोल करने वाले भी पट्टे हैं, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी चीज खाते पीते हैं, आपका मुंह हिलता है, इस सारे के पीछे न्यूरॉन्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं दिमाग से। न्यूरॉन्स मैसेंजर्स होते हैं, मैसेज भेजते हैं मसल्स को, स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मौजूद है, जो आपके पूरे बॉडी को हिलाने में हम कितना आप सोचते हैं और वो न्यूरॉन्स आपके बॉडी को फिर मैसेज भेजते हैं और आपका बॉडी हिलता है। तो अगर वो न्यूरॉन डैमेज हो जाए, जिस तरह एक्सीडेंट हो जाए और मुख्तलिफ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, इस तरह न्यूरॉन्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो उनके न्यूरॉन्स डैमेज हो गए। जब डैमेज हो गए तो उनका बॉडी काम करने के काबिल नहीं था, किसी तरह से भी वो काम नहीं कर सकते थे। वो एक चेयर पे फिर बैठ गए और फिर कोई काम नहीं कर सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे। वो इवन के शुरू में सिर्फ आंखें थोड़ी सी हिला सकते थे और 50 साल तकरीबन उन्होंने इस बीमारी में गुजारे हैं। और इन 50 सालों में वो ना हाथ हिला सकते थे, ठीक है, ना बाजू हिला सकते थे, ना सर हिला सकते थे। उनके जो मुलाजिम थे वो ही उनको मूव करवाते थे। आई लव फिजिक्स, आई लव फिजिक्स। और उसके पीछे मेरे उस्ताद ग्रामी हैं, ठीक है, प्रोफेसर सोहेल नासिर साहब, जिनकी वजह से मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगी, ठीक है। एंड आई लव फिजिक्स। और इस वक्त ये है कि मैं अपनी नींद पूरी नहीं करता, ठीक है। मेरी हमेशा जो आंखें हैं वो नींद मांगती रहती हैं, क्योंकि मैं नींद पूरी नहीं करता। रात को 2-2 बजे तक कई सालों से मैं जागता हूं और अपने काम करता हूं। तो आपने भी यही सीखना है कि किसी भी चीज में कामयाब होना है तो आपको उससे इश्क करना होगा, ठीक है। और वो इश्क कौन सिखाएगा? वो उस्ताद सिखाएगा। लेकिन साथ में जब उस्ताद आपको सिखा दे तो फिर उसके बाद आपने इश्क करना है उससे। आइए देखते हैं लोगों ने किस तरह इश्क किया, ठीक है। ये मेरे फेवरेट टीचर हैं, मेरे टीचर नहीं हैं। यूट्यूब पे आप चले जाएं तो ये सबके टीचर हैं। ये बहुत बड़े फिजिक्स दान हैं। मैंने आपको कुछ चीजें नहीं बता सका दरमियान में, वो चूंकि टाइम नहीं है। तो ये फिजिक्स के टीचर हैं सर वाल्टर लेवन। वाल्टर लेवन इंग्लैंड में टीचर हैं ये, और बड़ा ही जबरदस्त पढ़ाते हैं। खुद ही अपने ही जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अपने ही जो क्लासरूम है उसी के अंदर ही पेंडुलम बनाते हैं, उसके ऊपर लटक जाते हैं और झूलते हैं और टाइम पीरियड मालूम करते हैं। तो आप इनको जरूर सुनिएगा। क्यों? इनका एक स्टेटमेंट है कि फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स की मोहब्बत में मैं सब कुछ करता हूं, वरना मुझे शौक नहीं है इस तरह से लोगों को हंसाने का, फिजिक्स की मोहब्बत में। ये आइंस्टाइन साहब हैं। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज। इंटेलिजेंस जो होती है, जहानत, वो दरअसल एबिलिटी है टू अडेप्ट टू चेंज। दुनिया का ज़हीन इंसान वो है जो चेंज को अडेप्ट करे। जब चेंज आ रहा हो दुनिया में तो खुद भी वैसा हो जाए। पहले एक दौर था 2001-2 तक साइंसेस में लोग जा रहे थे, अब चेंज आ गया, अब लोग आईटी की तरफ जा रहे हैं। तो आपको भी उस हिसाब से चेंज होना चाहिए और टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए। तो मेरा आज का ये मुख्तसर लेक्चर सिर्फ इसलिए था कि आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट से, जिस भी फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट हो, आपका उसमें इश्क शामिल होना चाहिए। तो व्हेन योर प्रोफेशन बिकम्स योर पैशन, व्हेन योर प्रोफेशन बिकम्स पैशन, देन दिस इज एक्चुअल लाइफ। तो जब आपका जो प्रोफेशन है वो पैशन बन जाता है, जज्बा बन जाता है, आप उसमें इश्क करें तो फिर आप कामयाब होते हैं। थैंक यू सो मच।